कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, कुछ विशेषताओं की बात की थी अपने संविधान की। ठीक है कि जो हमारी संविधान है भारत का, क्या वो दूसरे देशों से अलग है, किन मायनों में ये अलग है। कुछ विशेषताएं जिसमें से हम लोगों ने कुछ बात की, जैसे कि हमने लिखित और अलिखित संविधान को देखा। उसमें हमने देखा भारत का संविधान कैसा है, लिखित है। लिखित संविधान होने के पीछे का मुख्य जो हम कारण बताएंगे कि क्यों भारत का संविधान लिखित है, तो क्या हम उसका एक रीज़न देंगे। क्या सिर्फ ऐसे लिखा हुआ इसलिए, या हम ये कहेंगे कि चूंकि संविधान सभा का एक गठन हुआ, संविधान सभा ने प्रॉपर एक टाइम इंटरवल में, एक समय में उस संविधान को क्या किया, लिपिबद्ध किया, इस कारण से लिखित संविधान है। ये यही कारण होगा ना मेन। ज़्यादा अप्रोप्रिएट तो यही है। अगर हम पॉलिटी की लैंग्वेज में, हम अगर टैक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो ये तो सब बच्चे बताएंगे ना कि लिखा हुआ है इसलिए लिखित है। हम क्या बताएंगे, चूंकि एक संविधान सभा का गठन हुआ प्रॉपर, है ना। संविधान सभा का गठन हुआ, एक निश्चित समय में कुछ लोगों ने बैठ करके उस संविधान को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या किया, लिपिबद्ध किया। इस कारण से भारत का संविधान क्या है, एक लिखित संविधान में आता है। ठीक है, और ये तो है ही विशेषता कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, दूसरा इसमें हम लोगों ने देखा कि भारत का संविधान निर्मित है कि विकसित है, निर्मित है। ठीक है, इस निर्मित में भी हम लोगों ने देखा, चूंकि निर्मित भी संविधान वही संविधान निर्मित की श्रेणी में आएगा जो लिखित होगा। दूसरा मैंने बताया था कि लिखित और अलिखित संविधान में सिर्फ क्वांटिटी का फर्क होता है। लिखित में भी कुछ परंपराएं शामिल होंगी और अलिखित में भी कुछ परंपराएं शामिल होंगी। बस दोनों में अंतर क्या है कि लिखित वाले में जो परंपराएं हैं उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। लिखित वाले में परंपराओं की मात्रा क्या होगी, कम होगी, जबकि अलिखित संविधान में क्या है, परंपराओं की मात्रा अधिक होगी। यानी इस दोनों में सिर्फ क्या है, मात्रात्मक केवल अंतर है, क्वांटिटी का। ठीक है, अगला मैंने क्या बताया, कठोर और लचीला संविधान। ठीक है, कठोर और लचीला संविधान, इसकी हम लोगों ने बात की। फिर हम लोगों ने बात की कार्यपालिका और विधायिका के जो संबंध हैं, उन संबंधों के आधार पर भी हमने बात किया कि जो शासन है वो दो तरीके का होता है। शासन प्रणाली दो तरीके की होती है। किस आधार पर, कार्यपालिका और विधायिका के जो संबंध हैं या कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो शक्तियां हैं उसके बंटवारे के हिसाब से, या उन दोनों के आपसी संबंध के अकॉर्डिंग हमारा संविधान या हमारी जो शासन प्रणाली है वो दो तरीके की होती है। कैसी, एक संस्थानात्मक शासन प्रणाली और एक अध्यक्षात्मक। लचीला, प्रॉपर लचीला किसी भी देश का नहीं है, वो सिर्फ एक अवधारणा है कि लचीला संविधान ऐसा होगा कि जो तुरंत चेंज हो जाए। अगर हम लचीले में कहें तो ब्रिटेन का संविधान काफ़ी हद तक हम इस श्रेणी में रखेंगे, लचीले वाली श्रेणी में। ब्रिटेन का संविधान को काफ़ी हद तक, अगर हमें एक एग्जाम्पल देना ही देना है तो हम ब्रिटेन को दे देंगे एग्जाम्पल। बाकी प्रॉपर लचीला किसी का भी नहीं है कि हम तुरंत ही चेंज कर डालें। ठीक है, लेकिन भारत का क्या है, भारत का फिर भी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, एक बैलेंस्ड में है। जो अमेरिका का क्या है, अमेरिका का कठोर संविधान में था और कठोरतम संविधान में, यानी कुछ भी चेंज करना है तो बड़ी समस्या। भाई क्यों, क्योंकि वहाँ पर बात यह है अमेरिका के संविधान के साथ कि वहाँ पर एक तो आपको विधायक, जो वहाँ का जो कांग्रेस है वहाँ से तो आपको 2/3 बहुमत से पास कराना ही कराना है। साथ ही साथ 50 राज्य है ना, इन सभी राज्यों के 75% राज्यों से 2/3 बहुमत से भी पास कराना है। कितना टफ है, मतलब 50 राज्यों में लगभग 38 राज्यों से भी आपको वो भी 2/3 बहुमत से पास कराना है। हमारे यहाँ तो फिर भी काफ़ी कम है, 50% राज्यों के और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास कराना है। तो सोचिए अमेरिका का संविधान कितना कठोर है, कुछ भी चेंज करना है तो बड़ी दिक्कत। ठीक है, खैर हमने बात किया कि शासन प्रणाली के आधार पर संविधान दो तरीके का। ये जो शासन प्रणाली के आधार पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आपके मेंस की दृष्टि से हो, आपके इंटरव्यू की दृष्टि से हो और चाहे आपके प्रीलिम्स की दृष्टि से हो, तीनों के लिहाज से शासन प्रणाली के आधार पर जो हमारा संविधान है दो तरीके का, संशोधनात्मक और अध्यक्षात्मक, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम बात करें अगर एक पॉइंट और इसमें, अगर हम बात करें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के आधार पर। अभी तक हमने कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो संबंध हैं उनके आधार पर हमने बात किया था, यानी कि जहां पर कार्यपालिका और विधायिका दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, वो कौन सा है, अध्यक्षात्मक है। और जहां पर कार्यपालिका और विधायिका एक ही हैं लगभग, वो क्या है, वो है संशोधनात्मक। भाई एक तरफ, एक दिमाग में आप रखिए ब्रिटेन को, एक दिमाग में रखिए आप यूएसए को।
केवल आप यूएसए और ब्रिटेन को आप एक तरफ रखिए और भारत को फिर आप इन दोनों में आप फिट करके देखिए कि भारत कहाँ से ज़्यादा नज़दीक है, तब आपको भारत का संविधान ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि भारत के संविधान में कुछ चीज़ें अमेरिका के संविधान से भी हैं, कुछ ब्रिटेन के संविधान से भी हैं। अभी अगला जब आप पॉइंट देखेंगे, जब अभी आप फेडरल सिस्टम देखेंगे और यूनिटरी देखेंगे, फेडरल और यूनिटरी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम से। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हमें ब्रिटेन और यूएसए दोनों के संविधान को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो अभी हमने कहा कार्यपालिका विधायिका के संबंध के आधार पर दो तरीके का शासन प्रणाली, संस्थानात्मक, अध्यक्षात्मक। तो अध्यक्षात्मक में आप यूएसए को ध्यान रखिए और पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप किसको याद रखिए, यूएसए को, वो सॉरी यूके को, यूनाइटेड किंगडम को पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और भारत को फिर उन दोनों के बीच में बैलेंस करके देखिए कि भारत किस ओर है। ठीक है, तो हम देख लिए भारत पार्लियामेंट्री सिस्टम की ओर है, लेकिन कुछ इसमें अभी हमको देखने के लिए मिलेंगे, कुछ जो है यूएसए के संविधान के भी तत्व शामिल हैं। अगला पॉइंट, अगर हम अपने संविधान को देखें तो संविधान भी दो तरीके का संविधान को बांटा जाएगा, और किस आधार पर, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के आधार पर संविधान दो तरीके का होगा। संविधान को दो भागों में वर्गीकृत करेंगे। तो एक तो पार्ट हो जाएगा, इसको हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालिए, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। ठीक है, चलो, एक हो जाएगा आपका संघात्मक संविधान, या आपका हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। ठीक है, एक तो आपका भाई केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर संविधान का वर्गीकरण अगर हम देखेंगे तो एक तो संविधान का वर्गीकरण हो जाएगा संघात्मक, यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कैसा सिस्टम, फेडरल सिस्टम, संघात्मक, फेडरल। और दूसरा हो जाएगा यूनिटरी, यानी कि एकात्मक, यूनिटरी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फेडरल और यूनिटरी सिस्टम क्या है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि फेडरल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, फेडरल सिस्टम में क्या है, कुछ मुख्य रूप से 4 पॉइंट आपको फेडरल में ध्यान देने हैं। फेडरल में आपको मुख्य रूप से 4 पॉइंट याद रखने हैं। जैसे कि अगर किसी देश का संविधान कठोर है, लिखित है, और उस देश के संविधान में क्या है, मतलब उस देश में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है, तो ऐसा संविधान कैसा कहलाएगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, उस देश में संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। भारत से मैच करते हुए जाइएगा, कुछ चीज़ें आपको यूनिटरी से मैच करेंगी, कुछ फेडरल से मैच करेंगी, बाद में आपको मैं कंक्लूड भी करा दूंगा, लिखवा भी दूंगा। ठीक है, तो जिस देश में संविधान की सर्वोच्चता हो, यानी कि संविधान न्यायपालिका से भी ऊपर हो, संविधान संसद से भी ऊपर हो, संविधान केंद्र और राज्यों से भी ऊपर हो। ठीक है, तो जिस देश के संविधान में, मतलब 4 पॉइंट हमें देखने हैं। तो पहला, संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा, संविधान का कठिन हो, वही कठोर होना। ठीक है, मैंने कठिन लिख दिया, कठोर लिख लेना, कठोर होना, और साथ ही साथ संविधान का लिखित होना। मैंने कठोर है भाई ये, ठीक है, कठिन लिख दिया गलती से। तो संविधान का कठोर होना, संविधान का लिखित होना, और संविधान की सर्वोच्चता का होना कैसे सिस्टम में होगा, फेडरल में। दूसरी बात, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां हैं, शक्तियों में क्या हो, समानता हो। केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियां हैं वो कैसी हो, समान हो। हम कतई ये नहीं कह सकें कि समान मैं कह रहा हूं, इसमें केंद्र जो है क्या हो, केंद्र, एकात्मक को बोल जा रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं, केंद्र जो है, केंद्र की शक्तियां राज्य से क्या हो, ज्यादा हो। केंद्र की शक्तियां क्या हो रही हैं, राज्य से कुछ मामलों में हमको ज्यादा दिख रही हैं। अभी मैं दोनों में डिफरेंस करके बताऊंगा। और एक अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि जो आपका हम कहें कि राज्य हैं और जो केंद्र है, उनके बीच में जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा संवैधानिक रूप से हुआ हो।
केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा कैसा हुआ हो, संवैधानिक रूप से हुआ हो। तो अपने भारत के संविधान में आप देखिए तो केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है कैसे हुआ है, संवैधानिक रूप से हुआ है ना। यानी कि संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है और समवर्ती सूची भी है। यानी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कैसा हुआ है, संवैधानिक रूप से हुआ है। तो एक पॉइंट ये हो गया, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कैसा हुआ है, संवैधानिक हुआ है। कि संविधान कैसा होगा, कठोर होगा और लिखित होगा। साथ ही साथ उस देश में संविधान की क्या होगी, सर्वोच्चता होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है जो है जो केंद्र है कि हाँ इसमें यार यही देखो, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियां इक्वल होंगी। इसलिए ना देखिए इक्वल होंगी, समझिए, क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, अमेरिका का है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, अमेरिका का। अमेरिका में हम देखेंगे कि अमेरिका में केंद्र की बिल्कुल जो शक्तियां हैं वो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं और राज्य भी अपने आप में शक्तिशाली हैं। राज्य भी अपने अपने, अगर 50 राज्य हैं तो उस सारे के सारे 50 राज्यों में क्या है, उन राज्यों में फिर राज्यपाल का चुनाव हो रहा है। यानी वहां पर उसके संविधान ने क्या कर दिया है, पहले तो केंद्र को कुछ शक्तियां दे दी हैं, केंद्र को केवल 5 से 6 शक्तियां मिली हुई हैं। वहां अमेरिका में केंद्र को केवल 5 से 6 शक्तियां मिली हुई हैं और बाकी जो शक्तियां हैं वो सारी किसको दे दी गई हैं, बाकी राज्यों को दे दी गई हैं। यानी राज्य ही अपने लिए नागरिकता का कानून बनाएंगे, अपने लिए वोटिंग से रिलेटेड कानून बनाएंगे, जो भी कानून है सब राज्य बनाएंगे। कि केवल कुछ जैसे कि डिफेंस वगैरह है ना, सुरक्षा वगैरह हो गया, संचार हो गया, ये कुछ ही मिले हुए हैं केंद्र को। ठीक है, तो फेडरल की एक विशेषता क्या है, केंद्र और जो राज्य हैं उनके मध्य जो शक्तियां हैं क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये शक्तियां इक्वल होने के क्रम में अगर हम देखेंगे तो एक पॉइंट से आपको बहुत ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अमेरिका में अगर हम देखें तो जो राष्ट्रपति का है वो चुनाव अलग से हो रहा है और जो राज्य है वहां पर राज्यपाल का चुनाव अलग से हो रहा है। केंद्र का भी चुनाव अलग से हो रहा है यानी कि राष्ट्रपति का, और राज्यों का चुनाव अलग से हो रहा है राज्यपाल का। यानी कि जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण पद है वैसे ही राज्यों में राज्यपाल महत्वपूर्ण पद है। और अगर हम अपने भारत की कंडीशन में देखें तो क्या है, भारत में जो राष्ट्रपति है वही क्या करता है, राज्यपाल को अपॉइंट करता है। तो इस वाले पॉइंट से अगर हम देखें तो भारत किधर की ओर हमें शिफ्ट होता मिल रहा है, यूनिटरी की ओर, एकात्मक की ओर। ठीक है, तो अमेरिका वाले फेडरल में अगला पॉइंट डाल लीजिए, देखिए केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां हैं क्या हैं, शक्तियां इक्वल हैं। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियां इक्वल है। एक पॉइंट ये हो गया, संविधान की सर्वोच्चता, कठिन होना और लिखित होना, कठोर होना और लिखित होना। अगला पॉइंट क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच में संवैधानिक रूप से शक्तियों का बंटवारा हुआ हो। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए इसमें, केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्यों के मध्य संवैधानिक रूप से शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक रूप से शक्तियों का बंटवारा। मैंने अभी पॉइंट बताया नहीं कि अमेरिका को केवल 4-5 पावर मिली हुई है, बाकी सब राज्यों को दे दी गई। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य संवैधानिक रूप से शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, न्यायपालिका का क्या होना, मतलब वहां पर जो न्यायपालिका है वो क्या है, वो केंद्र के लिए अलग है और राज्यों के लिए अलग है। स्वतंत्र न्यायपालिका अगर हम कह दें, सेपरेट न्यायपालिका, सेपरेट को हिंदी में क्या कहेंगे, हाँ अलग अलग न्यायपालिकाएं। ठीक है, अलग अलग वहां पर क्या होगी, न्यायपालिका अलग अलग होगी, निर्वाचन आयोग अलग अलग होगा। ठीक है, कैग जो हमारे यहाँ कैग का पद है वो भी वहां पर अलग अलग होगा, केंद्र के लिए अलग और राज्यों के लिए अलग। निर्वाचन आयोग भी केंद्र के लिए अलग, यानी केंद्र में अलग निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव करा रहा है और राज्यों में राज्यपाल का चुनाव अलग निर्वाचन आयोग करा रहा है। राज्यों की अपनी अपनी अलग निर्वाचन आयोग है। आप कह दिए वैसे तो सर भारत में भी है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी होता है और राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है। तो भैया जो राज्य का चुनाव है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही कराता है। जो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का इलेक्शन कराता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, सांसदों का, वही विधायकों का भी इलेक्शन कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग का इलेक्शन कराता है, पंचायतों का, हाँ विधान परिषद का भी कराता है वो। मैंने क्या कहा, राज्य और केंद्र का चुनाव कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो नगर निकायों और पंचायतों को चुनाव कराते हैं, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका का जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति का अलग निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है और हर एक राज्य का निर्वाचन आयोग अलग अलग सेपरेट है, वो बिल्कुल बॉडी, वो हर एक राज्य के राज्यपाल का निर्वाचन कराता है।
ठीक है। तो फेडरल सिस्टम ये हो गया। मैं एक बार जो है थोड़ा सा बीच में हौच-पौच हो गया था, एक बार इन चारों जो फेडरल सिस्टम के चारों जो तत्व हैं इनको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 4 तत्वों को फेडरल सिस्टम में हम लोग मुख्य रूप से 4 तत्व देखेंगे। हम किसी भी देश के संविधान को देखेंगे, अगर ये 4 तत्व हमको दिख रहे हैं तो हम कह देंगे इस देश का संविधान कैसा है, फेडरल है। पहला, उस देश के संविधान को कठोर होना चाहिए, लिखित होना चाहिए और उस देश में संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं वो इक्वल होनी चाहिए। केंद्र और राज्य क्या है, इक्वल। केंद्र राज्यों से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। केंद्र और राज्य की शक्तियां क्या है, इक्वल। हमने देखा कि संविधान में कुछ शक्तियां केंद्र को दे दी गई, बाकी सब राज्यों में इक्वल बट गई हैं। हर एक राज्य की इक्वल वैल्यू है। देखिए 50 राज्य हैं तो वहाँ की सीनेट में भी कितनी सीटें हैं, 100। हर एक राज्य को 2-2 सीटें मिली हैं। जबकि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जनसंख्या के हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ है। वहाँ पर हर एक राज्य के हिसाब से सीटों को, उसका मतलब नहीं है कि पेंसिल्वेनिया में कितने लोग रह रहे हैं, कैलिफोर्निया में कितने हैं, न्यूयॉर्क में कितने हैं, कोई मतलब नहीं, टेक्सास में कितने हैं। हर एक राज्य की वैल्यू क्या है, 2 सीट सीनेट में। और हमारे यहाँ जनसंख्या के हिसाब से। तो एक तो फेडरल सिस्टम में क्या हो गया कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियाँ क्या है, इक्वल होंगी। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, जो न्यायपालिका है क्या है, न्यायपालिका सेपरेट होगी। यानी कि जो केंद्र है, केंद्र की भी अपनी सर्वोच्च न्यायालय होगी, सुप्रीम कोर्ट, और राज्यों की भी अपनी सुप्रीम कोर्ट होगी। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो कैसी है, यूनिटरी है, एकात्मक। यानी एक ही न्यायपालिका है। अभी कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश कह दिया है, एडवाइस जारी किया है कि जल्द से जल्द जो नागरिकता अधिनियम वाला चीज़ है इसको जल्द से जल्द क्या किया जाए, लागू किया जाए। नागरिकता अधिनियम को कल इलाहाबाद कोर्ट ने जो है बोला है, हाँ कल है कि परसों की नहीं जो है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम लोग कि इलाहाबाद हाई कोर्ट केंद्र सरकार को एडवाइस जारी कर दे रही है। मतलब कि क्या है, हमें यूनिटरी सिस्टम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यानी न्यायपालिका में एकीकरण दिख रहा है। भैया हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट गए, एक ही क्रम में चले आ रहे हैं ना। और वहाँ पर क्या है, अगर न्यूयॉर्क का कोई व्यक्ति है तो वो न्यूयॉर्क की ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और न्यूयॉर्क की सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया उसको यूएसए की, अमेरिका की जो सेंट्रल की सुप्रीम कोर्ट है उसको रद्द नहीं कर सकती। बात सुना है ना, ये क्या है, ये है न्यायपालिका का पृथक्करण। तो अगला पॉइंट क्या हो गया, न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का संवैधानिक रूप से बंटवारा, ठीक है। तो देखिए, हाँ तो ये 4 पॉइंट हो गए। पहला 4 ना हो गए, पहला संविधान की सर्वोच्चता वाला था, दूसरा संवैधानिक रूप से शक्तियों का बंटवारा, तीसरा न्यायपालिका का पृथक्करण, और चौथा आपका हो गया शक्तियां जो है केंद्र और राज्य के मध्य इक्वली बटी हुई हैं, इक्वल है, दोनों पावरफुल हैं, ठीक है। भारत ने इस फेडरल सिस्टम के कौन कौन से तत्व एक्सेप्ट किए हुए हैं, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, कठोर संविधान, ये एक्सेप्ट किया हुआ है। क्या ये न्यायपालिका वाला पॉइंट इनका एक्सेप्ट किया है, नहीं। तो फेडरल सिस्टम का पहला वाला गुण हमें भारत में ये दिख रहा है, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का संवैधानिक रूप से बंटवारा, ये भी हमको दिख रहा है। फेडरल सिस्टम का ये वाला भी गुण दिख रहा है, और बाकी के जो दो गुण हैं वो हमको नहीं दिख रहे, बाकी के 2 गुण जो है वो हमको नहीं दिख रहे फेडरल के। तो भारत देखिए, कुछ तो भारत में तत्व आ गया ना फेडरल के। बहुत सारे केसी वीर ने भी कहा कि भारत क्या है, अर्ध संघात्मक है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि किसने किसने क्या क्या कहा। अब देखिए 4 तो हो गए संघात्मक के गुण, अब कुछ गुण देखते हैं हम किसके, यूनिटरी के, एकात्मक के। 4 गुण हो गए संघात्मक के, कुछ गुण देखते हैं यूनिटरी के। यानी कि हमने यूनिटरी से कौन कौन सी चीजें एक्सेप्ट की हैं, जैसे कि अब जैसे कि ये तो आपका फेडरल हो गया, ये जो 4 पॉइंट है, इसी के आप उल्टा कर लेंगे, कहीं में पहुंच जाएगा, यूनिटरी में। इसी के आप उल्टा कर लीजिए बिल्कुल यूनिटरी में, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का जो बंटवारा है वो संवैधानिक रूप से ना हुआ हो, यानी कि शक्तियां किसकी ओर ज़्यादा हों, केंद्र की ओर ज़्यादा हों। पावरफुल कौन होगा यूनिटरी में, केंद्र, ठीक है। या फेडरल रख रहे हैं ना, ये 4 तो महत्वपूर्ण हो गए। अभी मैं कुछ इसमें से और भी बताऊंगा, ठीक है। 4 तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गए, अभी मैं कुछ इसमें और भी बताऊंगा, ठीक है। एकात्मक में तब तक लिख लीजिए, एकात्मक में लिखिए, पहला तो ये हो गया कि जो संविधान है
मतलब जो केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियां हैं, इसका बंटवारा संवैधानिक रूप से ना हुआ हो। मतलब कि यहां पर हमको क्या दिखेगा, यूनिटरी में केंद्र हमको ज्यादा पावरफुल दिखेगा, किससे, राज्य से। केंद्र हमको राज्यों से ज्यादा पावरफुल दिखेगा। ठीक, इसमें क्या हम एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं कि भाई राष्ट्रपति का हम सेंट्रल में चुनाव कर रहे हैं और हम जो है उसी राष्ट्रपति के द्वारा हम राज्यपाल को अपॉइंट करवा दे रहे हैं स्टेट में। इसमें संवैधानिक रूप से उस तरीके से नहीं हुआ है, मतलब इक्वली बंटवारा नहीं हुआ है भाई। हाँ, इक्वली बंटवारा संवैधानिक रूप का मतलब होता है कि केंद्र को अलग शक्तियां बांट दी जाए, राज्यों को अलग बांट दी जाए। जो प्योर जो एकात्मक होगा उसमें संवैधानिक रूप से बंटवारा नहीं होगा। जो प्योर एकात्मक जहां का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जैसे ब्रिटेन का, वहां पर संवैधानिक रूप से बंटवारा प्रॉपर नहीं हुआ है। क्या है, केंद्र कभी भी राज्य की शक्तियों को छीन सकता है। देखा जाए तो सर जहाँ का लिखित होगा वहीं का संघात्मक होगा। जहाँ का ये तो पहले संघात्मक का तो बता ना दिया कि संघात्मक के लिए पहली तो ये है इसका। और इसके हाँ, मैं दूसरा पॉइंट रख रहा हूँ, और जहाँ का अलिखित होगा वहाँ का यूनिटरी होगा, वहाँ का यूनिटरी होगा, क्योंकि लिखा नहीं गया। हाँ भाई देखिए, लिखा नहीं गया है तो केंद्र कभी भी क्या करेगा, केंद्र कभी भी राज्य की शक्तियों का अधिग्रहण कर सकता है। हमारे भारत में भी कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही कि नहीं दिख रही भाई। आपातकाल लगेगा, आपातकाल के दौरान आर्टिकल 355 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एक 355 भी है जिसमें जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को आदेश जारी करती है। आर्टिकल 355 क्या है, केंद्र सरकार राज्यों को आदेश जारी करती है कि आप इस तरीके से आप काम करिए। दूसरी चीज जो इसने कहा, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। तो जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के हाथों में पूरी पावर चली जाएगी, यानी कि राज्यों के कानून, राज्यों के विषय में कानून बनाने की शक्ति किसके पास चली जाएगी, केंद्र सरकार के पास। तो एक बात बताइए, जो राष्ट्रपति शासन है ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है कि यूनिटरी की विशेषता है? ठीक, फेडरल किसकी विशेषता हो गई, यूनिटरी की। क्योंकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सारी की सारी जो शक्तियां कहां शिफ्ट हो गई, केंद्र में। तो बताइए संवैधानिक रूप से बंटवारा हुआ शक्तियों का? नहीं हुआ, क्योंकि जब केंद्र सरकार चाहेगी तभी राज्य सरकार की शक्तियों में क्या कर लेगी, अधिग्रहण कर लेगी, और विषय उन सब्जेक्टों पर कानून केंद्र सरकार बनाने लगेगा। अब ऐसी जो राष्ट्रपति यानी जो हमारा आर्टिकल 356 है, इस तरह की कोई भी विशेषता हमें फेडरल में दिखाई नहीं देगी। बस भाई, अगर आपसे कभी कह दिया जाए कि बताइए जो आर्टिकल 356 जैसा जो उपबंध है वो क्या हमें फेडरल में दिखाई देगा? नहीं, फेडरल में इसलिए नहीं दिखाई देगा कि जितना स्ट्रांग सेंट्रल है, केंद्र है, उतने ही स्ट्रांग तो राज्य भी हैं। इसलिए तो हम अमेरिका को क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि राज्यों के एक, अगर हम कहें कि उन राज्यों के आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, राज्यों के आपस में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू संघ का निर्माण हुआ है। यानी संघ तो टूट सकता है लेकिन राज्य नहीं टूट सकते। इसलिए अमेरिका के संविधान को क्या कहा जाता है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, क्योंकि ये सारे राज्य ही तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके एक संविदा करके इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस केंद्र का निर्माण किया है। हमारे यहाँ क्या हुआ है, हमारे यहाँ केंद्र का निर्माण पहले हुआ और फिर हमने राज्यों को विलय किया, राज्यों को हमने मिलाया। तो हमारा देश क्या है, हमारा देश है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी कि राज्य तो टूट सकते हैं भाई, राज्य तो हम देख रहे हैं ना, राज्यों की तो सीमाएं बदल जाती हैं, नए राज्य बन जाते हैं। क्या अमेरिका में ऐसा संभव है? नहीं, क्योंकि वहाँ पर ये सारे के सारे जो 50 स्टेट्स हैं ये कभी न कभी क्या हुआ करते थे, प्रोविंस हुआ करते थे। यहाँ पर 13 जो है 13 ये समुदाय थे, 13 ये अलग स्वतंत्र देश हुआ करते थे, 13 देश थे स्वतंत्र। जब क्या हुआ, जब अमेरिका का एक मतलब यूएसए की जब स्थापना हुई, जब इन सभी 13 जो स्वतंत्र देश है इन्होंने आपस में क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट करके आपस में क्या हो गए, विलय हो गए। और विलय करके इन्होंने उसी समय क्या कर दिया, यूएसए का निर्माण कर दिया। इसलिए अमेरिका क्या नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या भारत का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का क्या नाम है, यूनियन ऑफ इंडिया। भारत क्या नाम है, यूनियन ऑफ इंडिया। भारत राज्यों का एक संघ होगा। अभी ये जब ये यूनिटरी भी कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बताऊंगा कि भारत किस ओर है, भारत क्यों यूनियन ऑफ इंडिया लिखता है। ठीक है, चलिए। तो
एक तो शक्तियों का विभाजन हम देखेंगे, शक्तियों का विभाजन संवैधानिक रूप से नहीं हुआ है, मतलब कि हमें एकात्मक में क्या दिख रहा है, एकात्मक में हमको केंद्र ज़्यादा मजबूत दिख रहा है और राज्य कम मजबूत दिख रहे हैं। अगला यूनिटरी में अगला क्या हो जाएगा, आलिखित संविधान हो जाएगा, लचीला संविधान हो जाएगा और संसद की सर्वोच्चता होगी। अभी इन 4 पॉइंटों को ही देख रहे हैं, ठीक है। तो आलिखित संविधान, लचीला संविधान और संसद की सर्वोच्चता। ठीक है, आलिखित संविधान, लचीला संविधान और संसद की सर्वोच्चता। वहां पर क्या है कि सर्वोच्चता थी, संविधान की सर्वोच्चता थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, केंद्र और वहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा इक्वल हुआ था, यहां पर इक्वल नहीं हुआ है, तो वो लिख लीजिए, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा इक्वली नहीं किया गया। मतलब कि आपको केंद्र ज़्यादा आपको मजबूत दिख रहा है। एक पॉइंट और रह गया न्यायपालिका वाला। सेम पॉइंट हो गया ना, जिस देश का केंद्र और राज्य। अरे इनसे कंपेयर करते हुए लिखते चलो ना, संविधान का सर्वोच्च होना, कठोर होना लिखित होना, इसी का जस्ट उल्टा लिख दीजिए कि संविधान, संसद की सर्वोच्चता, ठीक है, संविधान का अलिखित होना और संविधान का लचीला होना। एक पॉइंट ये तैयार हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक रूप से शक्तियों का बंटवारा। यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का कोई स्पष्ट बंटवारा नहीं, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का कोई स्पष्ट बंटवारा नहीं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, न्यायपालिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, कैग, ये सब इसमें क्या थे, ये सब इसमें अलग अलग थे और ये सब इसमें क्या हो जाएंगे, यूनिटरी हो जाएंगे। एकात्मक होना मतलब कि एक ही न्यायपालिका होगी ऊपर से नीचे तक, एक ही निर्वाचन आयोग होगा और एक ही क्या होगा, कैग होगा। वही कैग क्या करेगा, केंद्र के भी खातों की जांच कर लेगा, राज्यों के भी खातों की जांच कर लेगा। बात समझ में आई? चलिए, तो न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, कैग, इन सभी पदों की एकात्मकता, ठीक है, एक ही होगा। केंद्र और, अगर और ज़्यादा आपको डिटेल में लिखना लिखिए, केंद्र और राज्यों के लिए एक ही निर्वाचन आयोग, एक ही कैग, एक ही कैग। अभी मैं बताऊंगा कैग को, जब हम लोग कैग में आएंगे, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। अब यहाँ पर कैग नहीं बता सकता ना, मतलब जो खातों की जांच करे, लेखाओं का परीक्षण करे, वो होता है कैग, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्या आ गया, केंद्र और राज्य के बीच इक्वल शक्तियों का बंटवारा। तो यहाँ पर वही पॉइंट हो गया कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा इक्वल नहीं होगा, या फिर आप लिख लीजिए कि केंद्र अधिक मजबूत दिखेगा राज्यों से, ठीक है, केंद्र राज्यों से अधिक मजबूत दिखेगा। इस वाले में चारों पॉइंट इनके कंप्लीट हो गए। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हुए चलिए, कुछ अन्य विशेषताएं भी हम देखें संघात्मक और एकात्मक की। जैसे कि संघात्मक की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है, फेडरल की। फेडरल में क्या है, दोहरी नागरिकता, और उसमें क्या हो जाएगा, एक गहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। अब ये दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है, देखिए ये दोहरी नागरिकता दो तरीके से समझिएगा। यहाँ पर किसकी बात चल रही है, एक तो कोई ऐसा देश हो जो दो देशों की नागरिकता को लीगल कर रहा हो, कि आप अमेरिका की भी नागरिकता ले लीजिए और कनाडा की भी ले लीजिए, मानिए एक्स देश की भी वाई देश की भी, एक तो दोहरी नागरिकता हो, ये हो गई। एक दोहरी नागरिकता का अर्थ होता है कि केंद्र की अलग नागरिकता लीजिए और राज्य की अलग नागरिकता लीजिए। यानी अगर कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क में रह रहा है तो वो पहले क्या करेगा, यूएसए की भी नागरिकता लेगा और न्यूयॉर्क की भी नागरिकता लेगा, ठीक है। हम जो बात यहाँ पर कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, दोहरी नागरिकता की, कि केंद्र की अलग से नागरिकता और राज्यों की अलग से नागरिकता। जबकि भारत में क्या है, ऐसा भारत में एकल नागरिकता है। यानी कि ये जो एकल नागरिकता है, अच्छा आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, सिंगल सिटीजनशिप संघात्मक संविधान का उदाहरण है कि एकात्मक संविधान का, ठीक है। न्यायपालिका का ये पृथक्करण सिंगल का एग्जाम्पल है कि मतलब यूनिटरी का एग्जाम्पल है कि संघात्मक का। शक्तियों का विभाजन या केंद्र का अधिक मजबूत दिखाई देना, या फिर राज्यों में राज्यपाल का जो चुनाव है वो स्वतंत्र रूप से नागरिकों के द्वारा होना, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, संघात्मक का।
भारत को लेके चलेंगे। यूनिटरी में हम भारत को लेकर नहीं चलेंगे, यूनिटरी में हम ब्रिटेन को लेकर चलेंगे। भाई भारत को देखिए, भारत में कुछ लक्षण तो सगात्मक के भी हमें दिख रहे हैं ना, ठीक है। हम एकात्मक में हम लेके चलेंगे, मैंने शुरुआत में बताया कि एकात्मक में आप ब्रिटेन को ध्यान में लेके चलिए। ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से रिलेटेड हैं। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, संविधान लिखित ही नहीं है तो संसद की सर्वोच्चता है। वहाँ पर भी एक ही पद होगा राष्ट्रपति का, और मतलब मैं कह रहा हूँ जो भाई क्राउन तो एक ही है ना, वही क्राउन तो हर एक स्टेट के लिए है, वही क्राउन। प्रधानमंत्री का एक ही पद है, हर एक स्टेट के लिए है। केंद्र ज़्यादा मजबूत है, राज्य कम मजबूत हैं। जब भी केंद्र चाहे राज्यों में परिवर्तन कर सकता है। तो मैं कह रहा हूँ अपने भारत ने कुछ चीज़ें एकात्मक से एक्सेप्ट कर ली हैं और कुछ संघात्मक से, तो अपना भारत क्या हो गया कि बिल्कुल विशिष्ट संविधान हो गया। और ऐसे ही विशिष्ट संविधान को हम कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन, ठीक है, बिल्कुल विशिष्ट। तभी तो मैंने कहा नहीं कि कुछ विद्वान इसको अर्ध संघात्मक कह रहे हैं, तो कुछ एकात्मकता की ओर जाता हुआ कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, हैं कुछ परिपूर्ण भी कह रहे हैं, जो भी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बिल्कुल बैलेंस कंडीशन लेके चले हैं, ठीक है। चलिए, तो दोहरी नागरिकता किसका गुण हो जाएगा, संघात्मक का, और एकहरी नागरिकता किसका गुण हो जाएगा, एकात्मकता का, ठीक है, यूनिटरी सिस्टम का। तो ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। तो हमने ये वाला पॉइंट हमने किससे एक्सेप्ट कर लिया, ब्रिटेन से, क्योंकि हमने भी कहा कि हमारे यहाँ केवल भारत की सिटीजनशिप चाहिए, लोगों को भारत का नागरिक होना चाहिए, बाकी वो भारत में कहीं पर भी निर्बाध रूप से घूमे। अरे हमारा जो है आर्टिकल 19 भी तो बोलता है कि भारत में कहीं पर भी निर्बाध रूप से घूमने, कहीं पर भी बसने, कुछ भी व्यापार करने, कहीं पर भी रह जाने की स्वतंत्रता मिली हुई है। क्या अमेरिका में इस तरह की स्वतंत्रता होगी लोगों के पास? नहीं, क्योंकि उनके पास, वो तो न्यूयॉर्क का नागरिक है ना, तो कैसे वो टेक्सास में जाकर के और घर बना के रहने लगेगा, उसको वहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी। अपने यहाँ ऐसी कोई चीज़ है नहीं। सर जैसे यूएस का कैलिफोर्निया में जाता है, हाँ, तो घूमने के लिए भी परमिशन, वो भाई वहाँ पर जो है जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ से घूमने आया हूँ। हमारे यहाँ से किसी को बताने की ज़रूरत है क्या, ठीक है। वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा प्रॉपर, अपना पासपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा कि हम न्यूयॉर्क के हैं। वीज़ा वगैरह की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, लेकिन आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। वीज़ा नहीं कि जब टेक्सास जा रहे हैं तो जो है वीज़ा लेना पड़े, ऐसा नहीं है। इस तरह तो फिर यूरोप के भी तो बहुत सारे देश हैं ना, आप यूरोप के किसी भी एक देश में घुस जाइए, बिना वीज़ा आप यूरोप के सारे देशों में घूमेंगे। बस क्या है, जब आप एक देश से दूसरे देश जाएंगे तो आपको अपना पासपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा कि हम इंडिया के नागरिक हैं, हमने यूरोप का हमने वीज़ा ले रखा है। अब जितने भी देश हैं यूरोपीय यूनियन में, उन सभी के सभी देशों में 27, अब वो अलग हो गया ब्रिटेन, तो आप सभी देशों में आप क्या करेंगे, आप फ्रांस एंटर कर लीजिए, सारे यूरोप के देश घूम लीजिए, ठीक है। आपको हर जगह के अलग अलग वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर बात? अमेरिका, जैसे अमेरिका में आप अमेरिका भी जा रहे हैं, आपने अमेरिका, आपने यूएसए का आपने वीज़ा लिया हुआ है, आपने यूएसए का वीज़ा लिया हुआ है, वीज़ा आपका यूएसए का हो गया, वो आपके सारे स्टेट में लीगल होगा। भाई कुछ इन्होंने क्या किया है आपस में, तभी तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया ना। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स आपस में संविदा की, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने बकायदा पेपर साइन किया कि हम ये सब्जेक्ट हम केंद्र के पास रखेंगे, बाकी सब ये राज्यों के रहेंगे, और इन चीज़ों पर हम आपस में एक दूसरे का समर्थन करेंगे। कोई व्यक्ति अगर यूएसए आ रहा है तो यूएसए के सभी स्टेट्स में घूम सकता है। बाकायदा क्या कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो उसको अपना क्या दिखाना, मतलब उसको एंट्री अपना बाकायदा करनी पड़ेगी, अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। और अफ्रीका वगैरह में सर जैसे अरब के देश हैं इनमें, हाँ, इनमें क्या होता है? ये यहाँ पर तो आपको अलग अलग देशों की लेनी पड़ेगी ना, अलग अलग देशों से वीज़ा लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अलग अलग, जैसे कुछ देशों से मालदीव वगैरह हैं, ये सब क्या है, इन सब देशों से हमारा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर जाने के लिए हमको, कुछ देशों में जाने के लिए हमको बार बार वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही पासपोर्ट से हम हो आते हैं, ठीक है। वो एक जैसे नेपाल है, भूटान है, अब इनके लिए थोड़ा वीज़ा लेना पड़ता है, ठीक। चलिए, तो ये आपके हो गई दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता, ठीक है। नागरिकता हो गई, और इसमें कुछ बच रहा है क्या? ठीक है, इतना पॉइंट हो गया इसमें। अब अगर हम भारत को देखें तो भारत को हम क्या कह सकते हैं कि भारत संघात्मक और एकात्मक का क्या है, एक लक्षण हमको दिख रहा है भारत में, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट लिख लीजिए कि किस विद्वान ने भारत के बारे में क्या कहा है, ठीक है। कुछ विद्वानों के बारे में लिख लीजिए, जैसे कि केसी वियर ने
हाँ, केसीवियर ने भारत को अर्धसंघात्मक कहा है। केसीवियर ने भारत को अर्धसंघात्मक कहा है। आइवर जेनिंग्स ने भारत को एकात्मक लक्षणों वाला कहा है। आइवर जेनिंग्स ने भारत को एकात्मक लक्षणों वाला कहा है। एकात्मक लक्षणों वाला, ठीक है। बी आर अम्बेडकर द्वारा एवं संविधान के द्वारा भारत को भारत के लिए संघ कहा गया है। संघ, यूनियन। भाई संविधान में भी देखिए सबसे पहली लाइन यही स्टार्ट होती है कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, मॉरिस जोन्स द्वारा भारत को सौदेबाजी का संघवाद कहा गया है। मॉरिस जोन्स द्वारा भारत को सौदेबाजी का संघवाद। और ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा भारत को सहकारी संघवाद कहा गया है। मॉरिस जोन्स द्वारा सौदेबाजी का संघवाद, ठीक है। और ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा सहकारी संघवाद कहा गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा सहकारी संघवाद, ठीक है। थोड़ा सा एक पॉइंट ज़रा लिख लीजिए, उसमें 2-3 पॉइंट लिखने हैं हमको। भारतीय संघ के गुण, भारतीय संघवाद के गुण जो भारत ने अपनाए हैं, क्या क्या गुण हो जाएगा। पहला हो जाएगा राष्ट्रीय एकता। भारतीय संघवाद के गुण, पहला पॉइंट राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता, आखिरकार राष्ट्रीय एकता क्यों हमने कहा भैया, चूंकि हमने क्या किया है, हमने सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और सिंगल सिटीजनशिप हमने एक्सेप्ट की है, तो राष्ट्रीय एकरूपता हो गई कि नहीं हो गई। अच्छा हाँ यार, ये वाला पॉइंट भी अगर जगह हो तो लिख लो कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो संविधान है वो संविधान भी क्या है, 2 संविधान फॉलो करता है वो। जैसे कि यहाँ पर आपकी सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप हो गई ना, वैसे ही फेडरल सिस्टम में डुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि केंद्र का अलग संविधान है और राज्यों का अलग संविधान है। तो अगर पॉइंट हो तो वहाँ पर लिख लो, अगर उस जगह पर थोड़ी हर एक टॉपिक के बाद थोड़ा सा पेज छोड़ दिया करो, हाँ, कभी कुछ बीच बीच में याद आता रहता है तो लिखवाते रहे ताकि। तो जो फेडरल सिस्टम हो जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर डुअल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी केंद्र का अलग संविधान होगा और राज्यों का अलग संविधान होगा, और दोनों ही अपने अपने संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। ना ही केंद्र के संविधान में राज्य जो है अपना इंटरफेयर करेंगे और ना ही राज्यों के संविधान में केंद्र अपना इंटरफेयर कर सकता। केवल उन्हीं पॉइंट्स पे इंटरफेयर हो सकता है जिन पॉइंट्स पर उन दोनों के बीच में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। वहीं जो यूनिटरी सिस्टम है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या होगा, उसमें सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। चलिए, तो पहला गुण क्या हो गया, राष्ट्रीय एकता। दूसरा गुण प्रशासनिक समरूपता। राष्ट्रीय एकता, दूसरा प्रशासनिक समरूपता। तीसरा शासन की सरलता। प्रशासनिक समरूपता या प्रशासनिक एकरूपता और शासन की सरलता, तीसरा गुण। दूसरा है प्रशासन की समरूपता। ये प्रशासनिक समरूपता भी समझ में आ रहा है आपको, कैसे प्रशासनिक समरूपता। भाई एक ही तरीके तो हम एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, जैसा केंद्र में एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है लगभग वैसा ही राज्यों में चल रहा है, ठीक है। अरे और ये जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने क्या बताया, शासन की एकता। शासन की एकता देखिए इसका सबसे, अरे सरलता, शासन की सरलता में हम सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल क्या देखेंगे कि राष्ट्रपति है, वही राष्ट्रपति क्या कर रहा है, राज्यपाल को अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। अलग से राज्यों में जो सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद है अलग से हमें नहीं करना,
तो हमें क्या दिख रही है, हमें एक समरूपता भी दिख रही है। साथ ही साथ जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका भी क्या है, यूनिटरी है, तो इससे भी हमको क्या दिख रहा है, समरूपता देखने के लिए मिल रही है। और अगर हम बात करें मतलब सरलता देखने के लिए मिल रही है। अगर हम बात करें समरूपता की, तो समरूपता में सबसे बड़ा हमें एग्जाम्पल क्या देखने के लिए मिलेगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। क्यों, समरूपता है कि नहीं है भाई। अपॉइंट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद उसको हर राज्यों में उनको अपॉइंट कर दिया गया। अब राज्य, जिस राज्य में मान लीजिए अपॉइंट है, अब राज्य उनको अपने राज्य में उनका ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट और उनका जो है क्या करना, उनको पद से उनके हटाना किसके हाथ में है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये जो है समरूपता दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे संविधान के कुछ गुण हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि कुछ गुण हमारे संघात्मक हैं और कुछ गुण एकात्मक हैं, ठीक है। चलिए खैर ये बात हो गई। आज हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो ये संविधान है, इस संविधान की ये रूपरेखा वगैरह, ठीक। चलिए हाँ, पृष्ठभूमि लिखना हो लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। संविधान की क्या है, पृष्ठभूमि, यहाँ तक ठीक है। अभी तक हम लोग संविधान की आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे कि संविधान में हमें क्या क्या हमारे संविधान में विशेषताएं देखने के लिए मिल रही हैं। तो अब आप चाहे लिखित हो, चाहे आप कठोर बताना चाहें, तो भारत क्या है, कठोर और लचील का एक मिक्सचर है, ठीक है। अगर आपसे कोई यूनिटरी और आप किसी फेडरल पूछ ले तो वहाँ पर भी आप डिफरेंस बता देंगे। अगर सिर्फ आपको ये बोल दिया जाए कि 200 शब्दों में लिखिए कि भारत जो है फेडरल सिस्टम की ओर जा रहा है कि यूनिटरी सिस्टम की ओर, 200 शब्दों में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले फेडरल सिस्टम की सारी जो भी विशेषताएं हैं वो लिख देंगे, जो भी मैंने 6-7 पॉइंट बताए फेडरल सिस्टम के वो लिख दीजिए, और फिर उसके बाद यूनिटरी सिस्टम के पूरे 5-6 पॉइंट लिख लीजिए, और फिर लिख दीजिए उसमें फिर लिखिए लाइन कि भारत ना ही पूरी तरीके से संघात्मक है, ना ही पूरी तरीके से एकात्मक है। भारत के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि भारत में कुछ विशेषताएं संघात्मक की हैं, कुछ विशेषता कुछ किसकी एकात्मक की, और उन 5-6 पॉइंटों को निकाल करके, भाई फेडरल से आपने 3-4 पॉइंट निकाल लिए, जो भी फेडरल से 3-4 पॉइंट निकल रहे हैं वो आपने निकाल लिए, और कुछ जो है जो यूनिटरी से निकल रहे हैं वो निकाल लिए, और लिख दीजिए कि चूंकि भारत के यूनियन सिस्टम में क्या है, हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ फेडरल के भी गुण हैं और कुछ यूनिटरी के भी गुण हैं, इसलिए भारत क्या है, भारत एक इन दोनों का मतलब, इसीलिए भारत क्या है, यूनियन है। और फिर लास्ट में अगर चाहें तो ये जो मैंने 1-2 ये आपको लिखवाए कि जो है केसिफियर ने क्या कहा, जेनिंग्स ने क्या कहा, ठीक है, मॉरिस ने क्या कहा, तो ये 1-2 पॉइंट लिख दीजिए। हमारा संविधान की भी शुरुआत इसी से होती है कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ होगा। सहकारी, ठीक है, तो क्या है, सहकारी संघ है, सहकारी सौदेबाजी का संघ, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3-4 जो विद्वान हैं, तो 1-2 के मैं कह रहा हूँ कि केसिफियर याद रख लो और अम्बेडकर को याद रख लो, केसिफियर याद रख लो और अम्बेडकर, इसको अगर आप लोग कोट कर देते हैं तो थोड़ा सा आपका मतलब आपके बातों में थोड़ा सा वजन आ जाता है, ठीक है जी। चलिए ये तो हो गई कहानी यहाँ तक की। अब हम लोग प्रॉपर एंट्री करते हैं अपने सिलेबस की ओर। अच्छा, हम जब अपने संविधान को देखेंगे तो हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान है ये पूरा का पूरा किसके इर्द गिर्द घूम रहा है। भाई जो हमारा संविधान है ये लगभग किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, हमने जो जितने भी इतने समय का हमारा अनुभव है उसी अनुभव को तो हमने लिपिबद्ध किया ना अपने संविधान में। हमने दूसरे देशों से हमने चीज़ें सीखी, वहाँ से अडॉप्ट की, ठीक है। और किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ब्रिटिश के। किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ब्रिटिश के, क्योंकि ब्रिटिश ही भारत में आए। भारत पर क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने व्यापार के साथ साथ राजनीति में हस्तक्षेप करना चालू किया, राजनीति में अधिकार कर लिया। और जब राजनीति में अधिकार कर लिया तो अब लोगों की स्वतंत्रताओं ख़त्म कर दी, लोगों की जो स्वतंत्रताएं हैं वो समाप्त कर दी, ठीक है। इन्हीं सबसे ही परेशान होकर के हमने क्या किया, हमने फाइनली जो है अपने हम आज़ाद हो गए तो हमने क्या किया, हमने अपने संविधान का निर्माण किया। अब सबसे वही पहला पॉइंट कि संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ। भाई लिखा तो गया संविधान कितने समय में, 2 साल 11 महीने 18 दिन में। लेकिन अगर हम देखें तो जो संविधान है इसकी जो रूट्स हैं ये कहाँ से जुड़ी हुई हैं, ये जुड़ी हुई हैं यूरोपियों के भारत आगमन से लेके।
भाई जब ये यूरोपीय जितने भी पुर्तगीज़ हैं, ब्रिटिश हैं, फ्रेंच हैं, डच हैं, ये जब भारत आए धीरे धीरे भारत पे क्या किया इन्होंने, अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। और उसी से तो छुटकारा हमको दिलाता है संविधान। हमने उसी से छुटकारे के लिए हमने क्या किया, आज़ादी प्राप्त की, और आज़ादी के बाद हमने क्या किया, अपने संविधान का निर्माण किया। ठीक है, तो इसकी जो गहराई से जड़ें जुड़ी हुई हैं वो जुड़ी हुई हैं लगभग 1600 ईस्वी से। अगर हम पुर्तगालों के समय से ना भी देखें तो हम कहाँ से देखेंगे, हम देखें ईस्ट इंडिया के स्थापना से। ईस्ट इंडिया की जब ब्रिटेन में क्या हो रही थी, स्थापना हो रही थी, और फिर ईस्ट इंडिया की जब ब्रिटेन में स्थापना हुई, वहाँ की जो महारानी है उसने क्या किया, इनको जो है व्यापारिक अधिकार दे दिया। तब ये क्या हो रहा है, तब ये भारत इनका आगमन हो रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा हम इतिहास से इसको जोड़ें इस टॉपिक को। तो ब्रिटिश, क्या भारत अचानक ब्रिटिश भारत आ गए थे, एक दिन उठे ब्रिटिश और भारत अचानक से आ गए? उन्होंने भी पहले जो दूसरे अन्य यूरोपीय देश हैं उन यूरोपीय देशों से क्या हुए, वो इंस्पायर हुए। और किस चीज़ के लिए इंस्पायर हुए, व्यापार के लिए, लाभ के लिए। ब्रिटिश ने भी देखा कि भाई जो अदर जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वो भारत आ रही हैं, भारत से बड़ा बढ़िया माल लेकर के यूरोप जा रही हैं, और भारतीय मालों की क्या थी, यूरोप में काफ़ी डिमांड थी, वहाँ सेल करके बढ़िया मुनाफा कमा रही थी। ठीक, यही वो समय था जब नए नए ट्रेड रूट्स की खोज हो रही थी। यही वो समय था जब नए नए ट्रेड रूट्स की खोज हो रही थी। भाई भारत का जो संबंध है वो यूरोप के साथ, तो ये 1500-1600 ईस्वी से ना होकर के और भी पुराने समय से है ना। हम यूनान के साथ भी ट्रेड कर रहे थे, यूरोपीय अन्य देशों के साथ भी ट्रेड कर रहे थे, बहुत एंशिएंट पीरियड से। लेकिन लगभग 1200-1300 ईस्वी के आसपास क्या हुआ कि नए ट्रेड रूट्स की खोज की होड़ मच गई। 1200-1300 ईस्वी के समथिंग में क्या हो गया, नए ट्रेड रूट्स की खोज की होड़ मची। अच्छा, नए ट्रेड रूट्स की खोज क्यों की जानी आवश्यक हो गई? भैया ऑलरेडी जब हमारे पास 2 ट्रेड रूट थे, एक ट्रेड रूट था व्यापारिक मार्ग, कि हम जो आपके पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट के बंदरगाह से हम अरेबियन सी से होते हुए हिंद महासागर जाएं, और फिर हम कहाँ से गुजर जाएं, फिर हम ओमान की खाड़ी से गुजर जाएं, हरमुज स्ट्रेट जाएं, हरमुज स्ट्रेट से हम कहाँ चले जाएं, पार्शियन गल्फ चले जाएं, और पार्शियन गल्फ से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम इराक पहुँच जाएंगे, इराक से हम टर्की पहुँच जाएंगे, टर्की के फिर टर्की का क्षेत्र थे कुस्तुनतुनिया, जो कि एशिया और यूरोप के बीच में क्या था, एक बफर का कार्य कर रहा था। एशिया से यूरोप जाने का क्या कर रहा था, वो स्थल मार्ग प्रदान कर रहा था। ठीक है, तो हम तुर्की होते हुए कुस्तुनतुनिया पहुँचते थे। कुस्तुनतुनिया आजकल जो इस्तांबुल है, ठीक है, और कुस्तुनतुनिया में माल क्या किया गया, डंप किया गया, और फिर वहाँ कुस्तुनतुनिया से यूरोप के सारे देशों में माल चला गया। कुस्तुनतुनिया से यूरोप के सारे देशों में माल चला गया। तो देखिए जो कुस्तुनतुनिया है वो भी क्या हो गया, वो भी डेवलप हो गया, क्योंकि वो ट्रेड हब बन गया। कुस्तुनतुनिया एक ट्रेड हब बन गया। तो जो भी माल भारत से जा रहा था वो पहले कुस्तुनतुनिया में रुकता था, वहाँ से फिर यूरोप में भेजा जाता था। तो जो माल एक्सपोर्ट हो रहा था उससे भी फ़ायदा कमाया कुस्तुनतुनिया ने। फिर यूरोपीय देशों से जो सामान आ रहा था वो भी पहले आकर कहाँ स्टोर हो गया, कुस्तुनतुनिया में। और कुस्तुनतुनिया से फिर जो अरब के जो व्यापारी हैं, जो अरेबियन जो ट्रेडर्स हैं, वो कुस्तुनतुनिया से उस माल को कहाँ लेकर गए, भारत गए, और भारत में जो भारतीय व्यापारी हैं उनको दिया। तो उन्होंने इंपोर्ट से भी फ़ायदा कमाया, एक्सपोर्ट से भी फ़ायदा कमाया, और जो कुस्तुनतुनिया है वो क्या हो गया, वो डेवलप हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, प्रॉफिट कमाया उसने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से केवल एक मीडिएटर के रूप में उसने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, यूरोपियों को ये बात भी खैर नागवार गुजरी रही थी, लेकिन कोई फिर भी काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। कुछ समय बाद क्या हुआ, लगभग 1350 ईस्वी के आसपास यूरोप में क्या हुआ, पुनर्जागरण का दौर आ गया। मतलब जो टर्की वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी पुनर्जागरण का दौर आ गया। और यहाँ पर लोगों ने क्या किया, यहाँ के जो अरेबियन व्यापारी हैं, जो तुर्की है, इस तुर्की ने क्या कर दिया, यूरोपियों का आगमन पर बैन लगा दिया। इन्होंने क्या कर दिया, यूरोपियों के आगमन पर बैन लगा दिया कि अब कुस्तुनतुनिया वाले रूट से होकर के यूरोपीय नहीं आ सकते। तो इनका एक जो ट्रेड रूट था क्या हो गया, बंद हो गया। जो दूसरा ट्रेड रूट था वो क्या था, वो भी यही पश्चिमी तट से होकर के, और पश्चिमी तट से होकर के जाएंगे कहाँ, लाल सागर, जहाँ पर आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिखता है, जहाँ पर आपको सोमालिया दिखेगा, जिबूती दिखेगा, इरिट्रिया दिखेगा, इथियोपिया दिखेगा। तो आपने अफ्रीका का मैप देखा है कभी, इस तरीके से आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिखता है। और यहाँ पर क्या है, ये है रेड ओशन, लाल सागर। लाल सागर से फिर यहाँ पर आपका क्या है, मिस्र।
मिस्र से ही आपका होकर के जाती है सुएज नहर और वो मिल जाती है कहाँ, भूमध्य सागर में। ठीक है, तो एक ट्रेड रूट ये था। भारत, ये है भारत, भारत से चला माल, भारत से चला माल, और ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका होते हुए यहाँ लाल सागर से फिर सुएज इस्थमस से होते हुए, उस समय सुएज कनाल नहीं बनी थी, सुएज इस्थमस इजिप्ट से होते हुए कहाँ चला गया, भूमध्य सागर, और यहाँ पर था इटली का सिसिली आइलैंड, इटली। तो इधर भूमध्य सागर में बिल्कुल बीचों बीच उसकी अगर लोकेशन देखेंगे आप, बिल्कुल बीचों बीच, तो इस वाले ट्रेड रूट से जो भी माल जा रहा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, इटली में। ठीक है, तो यहाँ पर एक हब क्या बन गया, ट्रेड हब इटली बन गया, और यहाँ पर ट्रेड हब जो बना हुआ था वो क्या था, कुस्तुनतुनिया। तो यहाँ पर कुस्तुनतुनिया डेवलप हो गया, लेकिन उसने क्या किया, यूरोपियों का आगमन बैन कर दिया। अब एकमात्र ट्रेड रूट बचा ये वाला, एकमात्र ट्रेड रूट ये वाला बचा। यूरोपियों का जो माल यहाँ से आ जा रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा था, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ के जो पायरेट्स थे भाई, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, यहाँ के समुद्री लुटेरे आज भी बड़े फेमस हैं। और उस समय भी यहाँ के जो समुद्री, भाई अफ्रीका ऑलरेडी बिल्कुल सूखाग्रस्त रेगिस्तानी क्षेत्र, तो जो भी जहाज यहाँ से जाते थे वहाँ उसको यहाँ पर लूटा जा रहा था। फिर उसके बाद जो भी जहाज अंदर एंट्री कर जा रहे थे उससे इजिप्ट टैक्स ले रहा था, मिस्र टैक्स ले रहा था, और तब वो भूमध्य सागर में एंटर करके कहाँ पहुँचते थे, इटली। तो इटली में वो सामान स्टोर हुआ, और फिर इटली से अब कहाँ गया, स्पेन गया, पुर्तगाल गया, फ्रांस गया, ब्रिटेन गया, जहाँ भी जाना गया। तो एक तो यहाँ से यहाँ पर लुट गया माल, फिर यहाँ टैक्स दिया, तीसरा इटली ने अपना फ़ायदा कमाया, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, माल भी महंगा हो गया, इनका फ़ायदा भी, प्रॉफिट भी इनका कम हो गया। तो अब जो यूरोपीय देश हैं, यहाँ पर अगर हम यूरोपीय देशों को देखेंगे भूमध्य सागर के पश्चिम में, तो यहाँ पर हमको दिखेगा पुर्तगाल, यहाँ पर हमको दिखेगा स्पेन, ये दिखेगा आपको फ्रांस, और यहाँ पर दिखेगा आपको ब्रिटेन, है ना, और यहाँ पर आपको दिखेगा अटलांटिक ओशियन। कुछ मैप को देखना, ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है, हाँ लिए तो हो। ठीक है, तो अब क्या है कि जब ये वाला ट्रेड रूट बंद हो गया और ये वाले ट्रेड रूट में समस्याएं इतनी सारी क्रिएट हैं, माल महंगा हो रहा है, फ़ायदा कम है, तो अब जो यूरोपीय देश हैं इन्होंने क्या किया, अब इनमें होड़ मच गई कि नए ट्रेड रूट की खोज की जाए। यूरोपीय देशों में क्या होड़ मच गई कि नए ट्रेड रूट्स की खोज की जाए, जिससे हम जाएं और निर्विरोध रूप से हमारा व्यापार आसानी से चलता रहे और कोई हमको ये टैक्स वगैरह भी ना ले पाए। तो अब इसी क्रम में सबसे पहले पुर्तगाल में शासक हुआ हेनरी। उसने क्या किया, उसने जो है अपने नाविकों को, अपने जो रहने वाले जो निवासी हैं उनको पैसा देना चालू किया। क्या पैसा सरकार से लीजिए और जाइए और नए ट्रेड रूट की खोज करिए। कहाँ के लिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश और भारत के लिए, क्योंकि भारत से ही तो इनका मोस्टली व्यापार हो रहा था। खाद्यान्न भारत से जा रहा था, विलासिता की वस्तुएं भारत से जा रही थी। भाई उस समय सूती वस्त्र वगैरह विलासिता की ही वस्तु थी, क्योंकि भारत का हथकरघा उद्योग बड़ा उन्नत था। विलासिता की कालीन, हाथी दांत के सामान तो हो ही गए, ठीक है, मसाले, चाय, कॉफ़ी, रेशम, ये सब क्या विलासिता की वस्तुएं। तो हाँ, तो अब जो है नील वगैरह मान सकते हैं, सोरा नील, ठीक है। तो ये सब विलासिता की वस्तुएं थी, इनके लिए टोटली डिपेंडेंट थे, ठीक है। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, इनके पास देने के लिए क्या थी, दारू और सोना चांदी और बहुमूल रत्न, ठीक है। क्योंकि सोने चांदी खाने यूरोप में काफ़ी हैं, तो ये सब ये लेके यहाँ आते थे भारत, यहाँ से अपना माल लेके आते थे। खैर, जब नया ट्रेड रूट की खोज कही गई कि नया भैया ट्रेड रूट की खोज की जाए, तो सबसे पहले पुर्तगाल का एक नाविक, कौन, बार्थोलोमेओ डियोस 1487 में वो क्या हुआ, अपनी नाव लेकर के चल दिया, बार्थोलोमेओ डियोस। अच्छा, ये आइडिया उसको था ही कि भारत कहाँ है, ईस्ट की ओर हमको जाना है, हमें उधर की ओर जाना है हमको, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ कि इस समय कंपास का निर्माण हो चुका था, हाँ, बारूद वगैरह का निर्माण हो गया था। खैर वो चीज़ें ठीक है। जब कंपास का निर्माण, तो ये पुर्तगाली जो बार्थोलोमेओ डियोस है कहाँ आ गया, ये जो है अफ्रीका के तट से होते हुए, इसने क्या किया, सीधे अफ्रीका का तट पकड़ा। अफ्रीका के तट से होते 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 कहाँ गया, साउथ अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण में। और जब यहाँ आ गया तो यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से इसको दिखा बिल्कुल ओपन सी, ये लौट गए, ठीक है। इसीलिए इस जगह को इसने क्या कह दिया, कह दिया अंधकार प्रायद्वीप,
ठीक है। अंधकार प्राय, इसी को केप कैबोरिन भी कहते हैं, अंधकार प्रायद्वीप भी कहते हैं और केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, ठीक है। खैर वो इतिहास का बात है। बार्थोलोम्यू डियोज आया, फिर वास्को डी गामा, आखिरकार फाइनली वास्को डी गामा इसी रास्ते को, इसी रूट को क्या करते हुए, फॉलो करते हुए, हैं भाई वो बाद में आया था, वो इतिहास का विषय है, वो अल्बुकर्क बाद में आया है, ये पहले सब ये नाविक आए हैं, ठीक है। अब 1498 में फिर वास्को डी गामा आया, वो सफलतापूर्वक भारत पहुंच गया। जब वो यहाँ से जब लेकर के गया सामान, यहाँ से मसाले वसाले, चूँकि वो आया केरल में ही, केरल में वो जामोरिन जो राजा था वो सब आपको पता ही है, उसने इसको गिफ्ट दिया लौटते समय। अब जब वापस गया तो पुर्तगाल में इसने जो यात्रा का खर्च आया था 1 लाख आया था टोटल, और इसने 60 लाख में माल बेचा। सबकी आंखें खुली रह गई कि यार ये बढ़िया है। अगली बार क्या हुआ, अगली बार 13 जहाज भेजे इनने सेकेंड शिफ्ट में, वो भी लेके गए, और ज़्यादा फायदा। इनको देख करके क्या है, ब्रिटेन वाले बिल्कुल से जल गए कि यार जो है अभी तक तो बढ़िया इटली मज़े काट रहा था, अब ये मज़े काट रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत इनने भी अपने तुरंत नाविक भेजने चालू किए। अब इनके जब नाविक आए इस रूट को इनने भी देख लिया। भाई लोग कहते हैं 1498 में भारत की खोज हुई, तो भारत की खोज थोड़ा हुई थी, भारत के लिए नए ट्रेड रूट की है खोज हुई थी, नए व्यापारिक मार्ग की। तो अब जो है इनको पुर्तगालियों को देख के ब्रिटेन भी इंस्पायर्ड हो गए। अब ब्रिटिश क्या है, अब ब्रिटिश जो है 1-2 पहले शुरुआत में आए व्यापारी इनके, और उसके बाद इन्होंने तुरंत 1599 में क्या बना ली, अपनी एक व्यापारिक कंपनी डाल दी। एक क्या है, एक जो है एक मर्चेंट कंपनी डाल दी, और उसका नाम क्या रखा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम इसका और बहुत बड़ा है, मुझे खुद उसका नाम याद नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ा नाम है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन ईजिली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी तो वही रटा हुआ है नाम, मैंने एक बार रटा भी था लेकिन वो भूल गया मुझे फिर से, ठीक है। हाँ काफ़ी टिपिकल उसमें थोड़ा सा वर्ड्स हैं। और फ्रेंच जब जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी ना, उस तरह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोग पढ़ते हैं, उसका नाम और टिपिकल है, क्योंकि फ्रेंच वर्ड तो और टिपिकल है, तो इनके नाम कुछ एक्चुअली में नाम कुछ और हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हमने कर दिया है। नाम इनके बहुत फ्रेंच लैंग्वेज में है उसका, और इसका भी काफ़ी टिपिकल नाम है। तो अब जो है क्या हो गया, 1599 में एक व्यापारी कंपनी का गठन हुआ। वो व्यापारी कंपनी क्या है, भारत आने के लिए उसने क्या किया, महारानी विक्टोरिया से अनुमति ली। महारानी विक्टोरिया ने क्या कर दिया, इनको एक चार्टर एक्ट दे, वो इनको जो है व्यापारिक अधिकार दे दिए 15 सालों के लिए। अब ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ गई, भारत आई। शुरुआत में कितने समय के लिए मिला था, जो इनको अधिकार मिला था व्यापारिक अधिकार 15 सालों के लिए, शुरुआत में 15 के लिए मिला था स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करते गए, उसको बढ़ाते गए, शुरुआत में 15 फिर बढ़ाते चले गए। अब जो है बात आती है 1726 के आसपास की। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब जो है जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये एक व्यापारिक कंपनी है। इसने धीरे धीरे क्या किया, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, उसके बाद इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने का प्रयास करना चालू कर दिया था, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये रही कि अभी तक तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को हर साल टैक्स दे रही थी, हर साल टैक्स दे रही थी। लेकिन 1726 में पहली बार क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद ही ब्रिटिश सरकार से पैसा मांग लिया। कहते कि हमारे पास अब कुछ पैसा नहीं बचा है, अब आप क्या करिए, अब आप हमको फंड्स दीजिए, ठीक है। तो अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जिसको हर बार पैसा मिल रहा था, उसको इस बार क्या है, उसको ऊपर से इसने कह दिया कि हम ही को आप फंड दीजिए। इन्होंने क्या करा, इनके अकाउंट्स की जांच करा दी 1726 में। तो पहली बार 1726 का क्या आता है, एक्ट आता है। हमें अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इसमें हम शुरुआत करेंगे 1726 के एक्ट से। जो 1726 का जो चार्टर एक्ट आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो पास किया गया, वो 1773 अलग है। अगर आप उसको कह रहे हैं कि 1773 सबसे पहले कौन सा आया, 1726 में। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें इनके अकाउंट्स की जांच कराएगी पहली बार, ठीक है। अभी तक सारे जो कानून बन रहे थे वो कहाँ बन रहे थे, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, वो बना रहे थे। पहली बार इसमें कहा गया कि अब जो भारत के लिए कानून है वो भारत में ही बनेंगे, ठीक है। और पहली बार गवर्नर का पद आया, गवर्नर का, गवर्नर जनरल नहीं कह रहा, रेगुलेटिंग एक्ट को नहीं इसमें मिक्स करने लगना। पहली बार भारत में क्या हो गया, गवर्नर के पद आए कि भारत में ही गवर्नर का पद बनाया जाएगा और वही वहाँ के लिए क्या करेंगे, कानून बनाएंगे, ठीक है। अकाउंट्स की जांच की गई तो क्या पता चला कि भैया यहाँ पर तो करप्शन बहुत तगड़ा हो रहा है। जो यहाँ के जो अधिकारी हैं उस कंपनी के, वो क्या कर रहे हैं,
वही आधा जो चीज़ें वही खा जा रहे हैं, अपना इंडिविजुअली ट्रेड कर रहे हैं, जिसके कारण कंपनी क्या है, लॉस में वाकई में चली गई कंपनी के पास पैसे नहीं। जब ये देखा गया क्यों नहीं है, तो पता चला ये इंडिविजुअली अपना ट्रेड कर रहे हैं अपना। भाई 1717 में हम लोग फर्रुखसियर का एक देखते हैं ना, फर्रुखसियर के द्वारा क्या दिया गया था, एक इनको एक अधिकार वो दे दिया गया था ट्रेड के लिए, एक हाँ मतलब कि एक उसको मैग्ना कार्टा जिसे हम कहते हैं फर्रुखसियर का, एक वो एक तरीके से क्या था, वो एक तरीके से परमिट था। जब परमिट दिया गया था 1717 को, 1717 में, तो वो तो दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ट्रेड करने के लिए, लेकिन उस जो ये अधिकार पत्र था उसका प्रयोग करने लगे उस कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी इंडिविजुअली, ठीक है, उसी अधिकार पत्र को दिखा करके और बढ़िया से अपना इंडिविजुअली ट्रेड कर रहे थे। जब अकाउंट्स की जांच हुई तो पता चला कि इसमें करप्शन चल रहा है। तो इस करप्शन को दूर करने के लिए और ये इंडिविजुअली ट्रेड पे इनके रोक लग जाए, इसीलिए 1726 का एक्ट आया और इसमें क्या कह दिया गया कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संसद में बैठ करके, ब्रिटेन में बैठ कर काम नहीं करेंगे, अब वहीं भारत में रह करके ही काम करेंगे, ताकि कुछ हद तक जो करप्शन है इसको क्या किया सके, रोका जा सके, ठीक है। और इसी से जो है 3 स्थानों पर क्या किया गया, गवर्नर के पद लाए गए, 3 स्थानों पर गवर्नर के पद, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में। साथ ही साथ इन जो गवर्नर्स हैं इनके लिए एक 24 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया कि ये जाएंगे गवर्नर और इस कमेटी के उससे जो है ये क्या होगा, अपना कानून वगैरह बनाएंगे और अपने अपने क्षेत्रों को में क्या करेंगे, जहाँ भाई इन लोगों ने 3 जगह पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ ज़्यादा बना रखी थी ना, बंगाल को एक हब बना रखा था, एक मद्रास को बना रखा था, एक बॉम्बे को, तो इन्हीं 3 जगहों पर गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए और इनके लिए 24 सदस्यीय कमेटी अपॉइंट कर दी गई। यही जो कमेटियाँ हैं यही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको दिखेंगी कि लोकसभा में जो इतनी सीटें हैं, राज्यसभा में जो इतनी सीटें हैं, रूट्स इसकी कहाँ से जुड़ी हुई हैं, रूट्स इस 1726 के एक्ट से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि पहली बार जो गवर्नर की 24 सदस्यीय परिषद आई, इसी में संशोधन होते 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 हमें आज की हमें पृष्ठभूमि दिखेगी लोकसभा और राज्यसभा में जो हैं सीट्स, ठीक है। चलिए 1726 में तो ये हो गया, सिर्फ गवर्नर का पद आया और क्या कहा गया कि अब भारत के लिए कानून ब्रिटेन में बैठ करके नहीं, भारत में बैठ के बनाए जाएंगे। कौन बनाएगा, गवर्नर बनाएगा अपने को, अपने जो वो हैं 24 सदस्यीय निकाय हैं उनके साथ मिल करके। तीनों जगह के लिए अलग अलग बनाए गए थे उस समय, पहले का मुझे याद नहीं कौन है, ठीक है। पहला जो है कौन बनाया गया था, वो कहाँ से आ जाएगा, क्लाइव नहीं है, ठीक है। ये 3 बनाए गए, समझिए 3 बनाए गए, शुरुआत में भेजे गए 24 सदस्यीय निकाय के साथ। उसके बाद अगला जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, कब आता है, 1773 में। जो क्लाइव को कह रहे हो, क्लाइव को थोड़ा सा ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी, क्लाइव को ज़्यादा, शुरुआत 1726 के एक्ट से ही होती है, क्लाइव को ज़्यादा पावर दे दी गई थी। जब वो क्या करता है, जब ये बंगाल वाला सक्सेसफुली अभियान जब वो करता है, तब उसको बंगाल का बना दिया गया था, ठीक है। अभी देखिए क्या हो रहा है, समझिएगा डिफरेंस समझो दोनों में। अभी 1726 के एक्ट से 3 गवर्नर तो भेजे गए भारत, 24 सदस्यीय निकाय भेजी गई, लेकिन उनके ऊपर अभी भी नियंत्रण किसका था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। तीनों चीज़ों में डिफरेंस समझिए। पहले 1726 के पहले सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कि भारत के लिए सारे नियम बना रहे थे। अब क्या कह दिया गया कि अब भारत में मद्रास, बंगाल और बॉम्बे में गवर्नर होंगे, 24 सदस्यीय निकाय होगी, ये कानून बनाएंगे, लेकिन कानून को पास किससे कराना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। जब रॉबर्ट क्लाइव जब आता है तो पहली बार उसको इतनी पावर दे दी गई कि अब आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पूछने की जरूरत नहीं, आप वहीं पर अपना कानून बना लीजिए। यानी कि वास्तविक रूप से नहीं कहते कि एक बना देना फिर वास्तविक रूप से बनाना। तो क्लाइव को क्या, क्लाइव को वास्तविक रूप से बंगाल का बना दिया गया था, मतलब थोड़ा सा पावर ज़्यादा दे दी गई। इंपॉर्टेंट जो एक्ट चालू होते हैं वो चालू होते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, फिर वही चीज़, अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कुछ समय तक। उसके बाद 1772 में वापस से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से ब्रिटिश पार्लियामेंट से पैसा मांग लिया, फंड मांग लिया 4 लाख पाउंड का, कि हमें 4 लाख पाउंड दीजिए, हमारे पास व्यापार करने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, एक बार फिर से अकाउंट्स की जांच हुई और ये पता चला कि अब ये लोग ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं इस तरह इंडिविजुअली, लेकिन ये भारतीय जो व्यापारी हैं और भारतीय जो राजा हैं इनसे क्या ले रहे हैं, इनसे गिफ्ट ले रहे हैं और गिफ्ट के नाम पर बहुत मोटी मोटी धनराशि ले रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो इनको जो परमिट मिला हुआ था, इस परमिट को दूसरे को बेच दे रहे हैं, खुद अकेले इंडिविजुअल ट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन ये अपने परमिट को इन्होंने क्या किया, मिला आपके लिए है, आपने किसी भारतीय व्यापारी को दे दिया।
तो वो भी परमिट दिखा करके और बिना टैक्स के निकाल ले जाएगा माल। तो ये हुआ कि यार ये अब इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, तो फिर उसके लिए क्या आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और उसमें पहली बार जो बंगाल का गवर्नर है इसको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। और बंगाल के गवर्नर जनरल के ही अधीन कर दिया गया मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को। बात समझ आई? तीनों जगह प्रेसिडेंसी तो ऑलरेडी बन चुकी थी 1726 में, तीनों जगह गवर्नर 1726 से थे, लेकिन अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैं इन सभी को सिस्टमैटिक रूप में लिखवाऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं इनको जो है आप लोगों को सिस्टमैटिक रूप में लिखवाऊंगा, 1726 का एक्ट, 1773, फिर जितने भी आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जितने भी आएंगे सब सिस्टमैटिक रूप में, क्या क्या संशोधन हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, सब लिखवाऊंगा। हाँ, यही तो जो है, अगर आपको अपना संविधान सीखना है तो यही तो है हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भैया। 1774 का 84 का रेगुलेटिंग एक्ट, ओ सॉरी पिट्स इंडिया एक्ट, 1919, 1909 का मार्लियामेंटो, यही सब तो जा करके, और बाद में फिर 1935 होते हुए कहाँ पहुँच गए हम, 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में। अब इसको चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे घुमा को पकड़ो, बात है कि ये पढ़ना है आपको, चाहे इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लीजिए और चाहे आप हिस्ट्री में पढ़ लीजिए। ये भी एक विरोधाभास वाली चीज़ है, इतिहास वाले कहते हैं हमारा टॉपिक है और कॉन्स्टिट्यूशन वाले कहते हैं कि हमारा टॉपिक है। एक्चुअली में देखा जाए कि अगर आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, तो आपको यहाँ से समझना चालू करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें क्या बताया कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रेजेंट टाइम पे हमें जो सीटें दिख रही हैं 550 और कितनी 250। सर जो एक सीट है, ये अभी क्वेश्चन आया था एक पीईटी में, तो उसमें 550 और 551 दोनों दिए थे, तो क्या अप्रोप्रिएट है 550? भैया 550 से 51 का को है, 552 सॉरी, तो 550 है 52 का को है, वो दो एंग्लो इंडियन तो समाप्त ना हो गई। वही सर दोनों ऑप्शन थे, अप्रोप्रिएट क्या है? सही वही करवाया था 52 वाले, उसका कार्य 26 तक फिक्स है ना सीटें। मतलब अच्छा, मतलब उसमें क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट दिया हुआ था? देखिए 26 तक तो ये कह, लेकिन अब जो अभी जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें क्या एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, एंग्लो इंडियन को समाप्त कर, लेकिन हाँ 26 तक तो ये है कि 26 तक सीटें फिक्स हैं, ठीक। तो अगर ये उसमें 2026 का उल्लेख किया था क्या उसमें? 50 भी दिया था, 52 भी दिया था, लेकिन 550 और 552 इसमें बहुत लोगों ने गलत किया होगा, इसमें बहुत लोगों ने गलत किया होगा। बहुत लोगों ने 50 लगाया था, इसी का है, क्योंकि ये मैं खुद ही यार 50 लगा के चला आता, तो मैं क्या बताऊँ, मैं खुद ही क्वेश्चन पढ़ता कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तुरंत करंट का क्वेश्चन 50। हमने भी यही पढ़ा था, फिर हमने कहा 26 तक सीटें फिक्स है तो बदलनी नहीं चाहिए। नहीं सही है, ठीक है, खैर लेकिन इस समय अब लोकसभा में 550 सीटें हैं। अगर आपसे मतलब कि अगर वहाँ सीटें अगर भरी जाएं, यानी कि जो 2 सीटें हैं वो हटा दी गई होंगी अब लोकसभा से। भाई लोकसभा में हमेशा 552 कुर्सियाँ लगा के रखी जाती हैं, पता तुम्हें? लोकसभा के अंदर 552 कुर्सियाँ रखी गई हैं, और उन 552 कुर्सियों में हमेशा 7 कुर्सियाँ तो खाली रहती हैं। वो हमें पता है कि कौन वाली हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन वाली, ठीक है। वो 7 कुर्सियाँ इसलिए खाली पड़ी रहती हैं ताकि जितने सांसद हैं वो सब देख देख करके कम से कम उनके अंदर एक जोश भरे कि जो है हमें ये क्षेत्र वापस लेना है, ठीक है। खैर अब लेकिन वहाँ पर 2 सीटें स्थायी रूप से हट गई होंगी, अब वहाँ पर कितनी सीटें होंगी? 550, ठीक है। खैर मैं कहाँ पर था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में हमें 550 सीटों तक का सफ़र और 250 सीटों तक का सफ़र हमें तय करना है, तो हम यहीं से होते हुए जाएंगे। अभी हम देखेंगे गवर्नर जनरल की जो परिषद है, फिर वायसराय की परिषद आएगी 15 सदस्यीय, उन्हीं में फिर क्या होगा, उन्हीं में कुछ सीटें बढ़ेंगी, कुछ घटेंगी, ऐसे करते करते हम पहुंच जाएंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। क्या हो रहा है कि अब जब फिर से ये पता चला कि फिर से यहाँ पर करप्शन चालू है इस तरीके से, तब अब वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स को पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भारत में भेज दिया गया। लिख हम लोग कल पूरा लेंगे, ठीक है, सिस्टमेटिक रूप से। अब इसने सबसे पहले आते ही क्या किया, जितने भी अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों को सीधे आदेश दिया गया कि कोई भी किसी भी तरीके का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या कहाँ से आ रही थी? गिफ्ट के नाम से। और गिफ्ट के नाम में क्या होता था? गिफ्ट तो होता था मिठाई का डब्बा, लेकिन अंदर क्या होगी? नोट, यही तो होता है गिफ्ट। तो सबसे पहले कहा गया किसी भी तरीके का कोई गिफ्ट नहीं लेगा, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी इंडिविजुअली ट्रेड नहीं हो सकता,
और जो भी आपको अधिकार पत्र मिला है, ठीक है, उस अधिकार पत्र का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं होगा। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को छोड़ करके कोई भी ट्रेड उससे नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2-3 अमेंडमेंट आते ही संशोधन किए किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, ठीक है। साथ ही साथ इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम देखेंगे कि स्थापना किसकी हो रही है? सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक। क्योंकि अभी तक क्या था, देखिए सारा कुछ चल रहा था ब्रिटेन से, हर चीज कहाँ से माउंट आउट थी? ब्रिटेन से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। यानी अगर कोई भी भारत में कोई भी केस चलाया जाना है, चाहे वो कंपनी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके भ्रष्टाचार का कोई केस हो, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट लाई इसीलिए गई थी, भारतीयों के लिए नहीं लाई गई थी, स्पेशली लाई किसके लिए गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में फंस गए हैं, उनके ऊपर केस चले। तो अभी तक तो ये सारा केस कहाँ चल रहा था? ब्रिटेन में चल रहा था। अब पहली बार 1773 में क्या आ रहा है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। और कहाँ पर होगी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? कलकत्ता में। कलकत्ता में ही क्यों हो रही है? क्योंकि कलकत्ता ही क्या है, उस समय की मेन प्रेसिडेंसी है। उसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी को ही क्या कर दिया गया? उसी के ही अंतर्गत बंगाल, मद्रास और बॉम्बे को रख दिया गया। गवर्नर जनरल कहाँ बैठ रहा है? कलकत्ता में बैठ रहा है। तो कलकत्ता ही सबसे ज़्यादा उस समय का क्या था? ट्रेड के लिए सबसे प्रॉस्पर क्षेत्र था। ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या था? कलकत्ता, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ट्रेड कहाँ से हो रहा था? कलकत्ता से हो गया। कलकत्ता ही सबसे ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अच्छा, वर्तमान में जो हमें सुप्रीम कोर्ट दिख रही है, इस सुप्रीम कोर्ट को उस सुप्रीम कोर्ट से रिलेट ना करना। ये जो सुप्रीम कोर्ट है वर्तमान में जो हमें दिख रही है, ये दिल्ली में जो फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी वो है, ठीक है। जो फेडरल कोर्ट दिल्ली में स्थापना हुई थी वो है, ये वर्तमान वाली। कलकत्ता वाली वो अलग है, ठीक है। फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, उस फेडरल सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह आप लोगों को पता ही है, एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा इम्पे, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए, सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो उस समय कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1782 में। उन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने देखा कि भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये पार्लियामेंट के सदस्यों को, और मुख्य रूप से जो पार्लियामेंट के जो अपर हाउस के सदस्य हैं, अपर हाउस में कैसे सदस्य होंगे? ध्यान दीजिए, देखिए उस समय भी ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसका थोड़ा सा यहाँ पर हम फॉर्म देख लें, अब मार करके इसकी ज़रूरत। देखिए देखिएगा, उस समय भी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो भी 2 भागों में हमको दिख रही है। ऐसा ही बिल्कुल उच्च सदन और निम्न सदन हमको उस समय भी दिख रहा है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या था? सबसे ऊपर है क्राउन। सबसे ऊपर क्या था? क्राउन। अगर हम पार्लियामेंट को अब देखें क्राउन के नीचे, तो पार्लियामेंट में हम देखेंगे, भाई हमने पार्लियामेंट को तो हमने ब्रिटेन से एक्सेप्ट किया है ना। अगर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट को देखें तो इसमें एक होता था उच्च सदन और एक होता था निम्न सदन, अपर हाउस और लोअर हाउस। निम्न सदन को क्या कहा जाता था? हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि आम लोगों की सभा। हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब आम लोगों की सभा। मतलब कि इसमें कौन लोग होंगे? इसमें होंगे इलेक्टेड लोग, जिनका निर्वाचन होकर के जो गए होंगे, जिनका निर्वाचन हुआ होगा वो कहाँ गए होंगे? यहाँ निम्न सदन में। यानी कि आम लोग होंगे यहाँ पर, जो भी इलेक्शन में खड़ा होगा, पार्टियां, राजनीतिक दल वगैरह सब इलेक्शन प्रोसीजर के द्वारा कहाँ पहुँचेंगी? निम्न सदन में पहुँचेंगी। और अपर हाउस में कौन होगा? नाम से ही स्पष्ट है, अपर हाउस, उच्च सदन, यानी कि एलीट क्लास का सदन। एलीट क्लास मतलब क्राउन के सगे संबंधी, व्यापार, रसूख वाले लोग, बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीवादी, वो सब कहाँ होंगे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। नाम क्या है इसका? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी अपर हाउस। ये अपर हाउस हो गया, ये लोअर हाउस हो गया। लोअर हाउस आम लोगों की सभा, यानी कि ये क्या है? ये इलेक्शन के द्वारा, इसमें क्या हुआ है? ये वाला जो निम्न सदन है लोअर हाउस, इसका गठन कैसे हुआ है? इलेक्शन के द्वारा।
ठीक है। और ये वाला जो सदन है इसका गठन कैसे हुआ है? नॉमिनेशन के द्वारा। यानी कि जो क्राउन है इसने क्या किया है? नॉमिनेट किया है। किसको नॉमिनेट किया है? एलीट क्लास के लोगों को। जस्ट ऐसा ही हमको भी थोड़ा बहुत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अपने यहाँ? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में हम क्या कहते हैं? आम लोगों की सभा, डायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पर क्या है? अब बस वो चीज़ नहीं रह गया कि सारे के सारे मेंबर्स क्राउन के द्वारा नॉमिनेट हों, बट फिर भी हम देखते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा फिर भी तो नॉमिनेटेड लोग हैं इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे यहाँ भी इसका इलेक्शन हो रहा है, बट इनडायरेक्टली इलेक्शन हो रहा है। दोनों में थोड़ा सा हल्का सा कंपेयर कर पा रहे हैं आप लोग, संबंध बना पा रहे हैं। निम्न सभा, निम्न सदन सेम ऐसे ही आज की लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा। लोकसभा क्या है? उस समय की ब्रिटिश पार्लियामेंट की निम्न सदन, जो इलेक्शन के द्वारा, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन, जनता के द्वारा इलेक्शन हो रहा था। वैसे ही हमारी लोकसभा है। और राज्यसभा क्या है? जो क्राउन के द्वारा नॉमिनेशन हो रहा था, एलीट क्लास के लोग थे। बस हमने इसमें थोड़ा सा क्या किया? संशोधन किया। हमने टोटल एलीट क्लास के लोगों को न डाल करके, यानी कि पूरी तरीके से क्राउन के द्वारा नॉमिनेट न करा के, हमने क्या कर दिया? केवल कुछ पदों को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट कराया, बाकी उनमें क्या करा दिया? हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन करा दिया। बात समझ में आई? चलिए, तो इस पार्लियामेंट के जो यहाँ पर भी वही है कि लोकसभा, ये जो निम्न सदन है, इस निम्न सदन के जो बहुमत प्राप्त दल के नेता होंगे वही क्या होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आरोप लगाया। आरोप ये लगाया कि आप क्या कर रहे हैं? आप जो है ये जो एलीट क्लास के लोग हैं, इन एलीट क्लास के लोगों को आप क्या कर रहे हैं? पैसे दे रहे हैं, और पैसे दे करके आप इनसे अपना समर्थन करवा ले रहे हैं। भाई इनको जो है, जो शुरुआत में जो इनको परमिशन मिली थी तो 15 साल के लिए मिली, लेकिन हर बार इनको बढ़ती चली जा रही है। और साथ ही साथ जो पार्लियामेंट है वो इनके फेवर में है। तो सीधी सी बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनका फेवर कर रहा है। तो प्रधानमंत्री ने क्या देखा? प्रधानमंत्री ने देखा जो एलीट क्लास के लोग हैं, जो उच्च सदन है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का फेवर कर रहे हैं। क्यों फेवर कर रहे हैं? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इनको बढ़िया से गिफ्ट दे रही है, बढ़िया से घूस दे रही है। तो इनने जो है ऑब्जेक्शन किया। इनने ऑब्जेक्शन किया और क्या संसद में एक बिल लेकर के आए कि ईस्ट इंडिया, अब जो है ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है, इस एकाधिकार को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। और भी कंपनियों को एंट्री दी जाए कि और भी कंपनियां भारत में जाकर क्या करें? व्यापार करें। भाई प्रधानमंत्री देख रहा है ना कि तुम हमको कुछ नहीं दे रहे सरकार को, और तुम सिर्फ किसको दे रहे हो? अपर हाउस वालों को, और इनसे तुम अपना काम निकलवा रहे हो। तो इनने जो है प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया? ऑब्जेक्शन किया। और जैसे इन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो इनकी सरकार क्या हो गई? गिर गई। क्योंकि अपर हाउस पूरा का पूरा किसके फेवर में है? ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो अपर हाउस वालों ने क्या कर दिया? इनकी सरकार ही गिरवा दी। ठीक है। अब जब इनकी सरकार गिर गई तो अगले प्रधानमंत्री कौन बने? लॉर्ड पिट्स। अगले प्रधानमंत्री कौन बने? लॉर्ड पिट्स बने। अब लॉर्ड पिट्स समझ गए कि अगर मैंने भी डायरेक्ट इनको छेड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को, या हमने दूसरी कंपनियों को एंट्री दी, और या फिर इनके ऊपर हमने किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, या फिर इनके ऊपर, तो मेरी सरकार भी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो अब इन्होंने क्या किया? एक स्ट्रेटजी के तहत धीरे धीरे इन्होंने काम करना चालू किया। ठीक है। और वही एक वो एक्ट लेकर के जिसका नाम क्या किया रखा गया? पिट्स इंडिया एक्ट। और इस एक्ट के तहत इन्होंने सबसे पहले जो ये इनकी जो साठगांठ चल रही थी उसमें इन्होंने धीरे से क्या करना चालू किया? एक लूप होल ढूंढना चालू किया। ठीक है। जो इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ क्या है? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही हैं जो कि डायरेक्टर का फेवर कर रहे हैं। इन्होंने तुरंत क्या कर दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ही साथ इन्होंने एक और गुट का निर्माण करवा दिया। ठीक है। मतलब एक तरीके से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इन्होंने एक और गुट तैयार करा दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ क्या हो गया? एक और गुट का इन्होंने निर्माण कराया। और इसको हम लोग देखेंगे कल अब यहाँ से सिस्टमैटिक रूप से पूरा। ठीक है। कि उसमें जो है कितने सदस्य थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो चल ही रहा है, साथ ही साथ इन्होंने लॉर्ड पिट्स ने एक और सदन, एक और जो है संस्था का गठन कराया। अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियों को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियों को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था जो कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निर्णय लेते थे। इन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की भी इन्होंने स्थापना करा दी। ठीक। अब धीरे धीरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शक्तियों को कम कर रहे हैं। कोर्ट, ये जो आपका ये है आपका COD है, इनकी शक्तियों क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं।
और फिर इसी को हम देखते हुए चलेंगे कि और आगे जो है क्या हो रहा है। फिर आता है 1813, 1833, उसमें धीरे धीरे इनके एकाधिकार को और कम कर दिया गया। 1833 में तो पूरा एकाधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, तो इन्होंने पिट्स, ये लॉर्ड पिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही पहली बार क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारों को कम करना चालू किया, शक्तियों को कम करना चालू किया, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कल 1726 से करेंगे, 1726 और 73 को हम लोग लिख लेंगे, थोड़ा सा पिट्स इंडिया एक्ट को थोड़ा सा हम समझेंगे और उसके बाद फिर उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए कल मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो जाना चाहिए हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और परसों से हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चलेंगे। सीधे जितना जो है, जो चुनाव, प्रांतीय सभाओं के चुनाव हुए, कौन सी पार्टी कितने वोट पा गई, ये सब एक्सेट्रा चीज़ें। और बताओ, इसको बंद कर दें पहले।